नमस्कार साथियों, टीम प्रिंस की ओर से मैं राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जनरल साइंस में कंपटीशन लेवल में अपन डिस्कस करते आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक लेते हैं अपन, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन सामान्य सा ये टॉपिक है, लेकिन इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पादप का कोई भी वायवीय भाग है, उस पादप के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। तो पादप के वायवीय भाग से वाष्प के रूप में जल का निष्कासन होना क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। वाष्पोत्सर्जन है वो जैव भौतिक क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन है वो क्या है? जैव भौतिक क्रिया है। तो कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन निम्न में से किस प्रकार की क्रिया है? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? जैव भौतिक क्रिया है, वो क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन, सबसे ज़्यादा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो संबोधित पादपों में, संबोधित पादपों में होता है। यानी जो मीजोफाइट्स होते हैं, उन मीजोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और मरुस्थलीय पादपों में, जीरोफाइट पादपों में, मरुस्थलीय जो पादप हैं, जीरोफाइट्स जिनको अपन बोलते हैं, उन जीरोफाइट्स में सबसे कम वाष्पोत्सर्जन होता है। तो सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन हुआ कौन से पादपों में? संबोधित पादपों में। और सबसे कम हुआ कौन से पादपों में? जीरोफाइट पादपों में, क्योंकि ये पादप ऑलरेडी ऐसे आवास में हैं जहाँ पानी की कमी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सूर्य का प्रकाश भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो गया तो उन पादपों में पानी की क्या हो सकती है? कमी हो सकती है, और वो पादप क्या हो सकते हैं? नष्ट हो सकते हैं। इसलिए जीरोफाइटिक जो प्लांट्स हैं, जैसे नागफनी है, कैक्टस है, इन पादपों में जो मरुस्थलीय पादप कहलाते हैं, उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो सबसे कम होती है। अब जो जल निमग्न पादप हैं, जल निमग्न पादप यानी ऐसे पादप जो पानी में डूबे हुए रहते हैं, उनमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। अब वाष्पोत्सर्जन उनमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी रंध्र, जिनको मुख्यतः अपन पर्णरंध्र बोलते हैं, ये पर्णरंध्र इनमें नहीं होते हैं। तो जल निमग्न पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन होता तो है, लेकिन कम होता है। और सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन कौन से पादपों में होता है? संबोधित पादपों में होता है। साथियों, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, उस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को 3 भागों में वाष्पोत्सर्जन को अपन डिवाइड करते हैं। पहला है पर्णरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पर्णरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, ये वाष्पोत्सर्जन है वो नियर अबाउट 80 to 90% होता है। सबसे ज़्यादा होने वाला वाष्पोत्सर्जन है वो कौन सा है? पर्णरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है। ये पर्णरंध्रों के द्वारा होता है। उसके बाद में दूसरा है वातरंध्रीय, वातरंध्रों द्वारा, लेंटिकल्स के द्वारा वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ये जो वाष्पोत्सर्जन है वो मध्यम होता है, न कम और न ज़्यादा, लगभग 10% होता है। और तीसरा प्रकार का है उपत्वचीय, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ये जो वाष्पोत्सर्जन है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। नियर अबाउट 0.1 से 1% के करीब ये वाष्पोत्सर्जन है वो होता है। तो यहाँ पर एक कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? पर्णरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और सबसे कम कौन सा वाष्पोत्सर्जन होता है? उपत्वचीय
वाष्पोत्सर्जन। और इसके बाद जो ध्यान में रखने वाली बात है कि वाष्पोत्सर्जन का मापन, वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन करने का जो उपकरण होता है वो उपकरण पोटोमीटर कहलाता है। वो उपकरण क्या कहलाता है? पोटोमीटर। अब देखिए साथियों, एक उपकरण और है जिसका नाम है पोरोमीटर, पोटोमीटर, एंड दूसरा उपकरण है जिसका नाम क्या है? पोरोमीटर। यहां पर इस उपकरण की सहायता से, पोरोमीटर की सहायता से अपन रंध्रीय आवर्ती का मापन करते हैं। तो ये दो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं कि आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दो जरूर दिया होगा, एक पोटोमीटर दिया होगा, एक पोरोमीटर दिया होगा, आपका दिमाग बार बार स्ट्रक करेगा कि पोटोमीटर करें या पोरोमीटर करें, पोरोमीटर करें या पोटोमीटर करें। तो ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन किस उपकरण से किया जाता है, तो साथियों वो उपकरण कौन सा होगा? पोटोमीटर। और अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि रंध्र की आवृत्ति का मापन कौन से उपकरण से किया जाता है, तो वो उपकरण कौन सा कहलाएगा? पोरोमीटर कहलाएगा। तो वो उपकरण कौन सा है? पोरोमीटर। अब इसी श्रृंखला में आगे अपन चलते हैं साथियों कि पर्णरंध्र हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और पर्णरंध्र किस प्रकार से खुलते हैं, बंद होते हैं, वो सारी प्रोसेस अपने को इसमें पढ़नी है। पर्णरंध्र, मान लीजिए ये पर्णरंध्र है, तो पर्णरंध्र के बाहर दो वृक्क आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। दो वृक्क आकार की क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको द्वार कोशिकाएं कहते हैं या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। तो द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं। और उसके पास की जो अधिचरम की जो कोशिकाएं हैं, उन पास वाली अधिचरम की कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं कहते हैं। सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो पर्णरंध्र को घेरने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं कहलाती है, जो प्राय क्या होती है? वृक्क के आकार की या किडनी के आकार की होती है। परंतु साथियों, ग्रेमिनी कुल जिसको घास कुल भी बोलते हैं, घास कुल में जो द्वार कोशिकाएं होती है वो डंबल आकार की होती है, डंबलाकार। तो ऐसा कौन सा कुल है पादपों का जिसमें द्वार कोशिकाएं डंबल आकार की होती है? तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या आएगा? ग्रेमिनी कुल या घास कुल आएगा। अब दो बातें ध्यान में रखने हैं, दो कथन है। एक कथन है स्टीवार्ड ने यह कहा था कि वाष्पोत्सर्जन पादपों में होने वाली अपरिहार्य बुराई है। अपरिहार्य क्या है? बुराई है। किसके अकॉर्डिंग? स्टीवार्ड्स के अनुसार। स्टीवार्ड्स ने कहा था कि वाष्पोत्सर्जन है वो पादपों में होने वाली क्या है? अपरिहार्य बुराई है। अब एक दूसरा स्टेटमेंट कि वाष्पोत्सर्जन पादपों में होने वाली एक आवश्यक बुराई है, एक आवश्यक बुराई है। अब साथियों, होनी भी जरूरी है और ये बुराई भी है। अब इसका मतलब हुआ कि वाष्पोत्सर्जन के लाभ भी हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्या है? हानियां भी है। वो हानियां और लाभ क्या है और वाष्पोत्सर्जन आगे कैसे होता है, ये अपन नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। थैंक यू। आप हमारे इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में डालिए ताकि हम और आप मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।